हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और ये है इसका लेक्चर नंबर 1। तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इसको समझने के लिए जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना कि केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अपने आप नहीं होती, उन्हें करवाने के लिए अपन किस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। तो बोले तो अपन केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है, वो जो स्टडी करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन केमिकल टू इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब ये कन्वर्जन करवाने के लिए अपन को एक डिवाइस चाहिएगी और वो डिवाइस कहलाती है सेल। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 1 बाय 1 अपन को दोनों इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने। पहले अपन जो करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मोटा मोटा देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है किसके प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली ऐसे सेल होते हैं जिसमें अपन ये काम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं। बोले तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब यहां जो रिएक्शन होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें कुछ में ऑक्सीडेशन होगा, कुछ में रिडक्शन होगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इनकी डिस्कवरी एल गैल्वेनी और वोल्टा साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, इसलिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जो अभी मैं यहां पर जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाने के लिए जो इस्तेमाल करूंगा, जो अपनी बुक में दे रखा है, वो कौन सा है, डैनियल सेल। जैसा अपन डैनियल सेल पढ़ेंगे लगभग सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसे ही होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनमें 2 कंटेनर होते हैं जनरली। अभी अपन देखेंगे एक कंटेनर में भी कैसे करवाते हैं। तो 2 कंटेनर होते हैं, उनमें से एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड और उसका कोई एक क्या लिया जाता है, सॉल्ट का एक्वस फॉर्म लेते हैं। दूसरे कंटेनर में एक और इलेक्ट्रोड और उसका कोई सॉल्ट और एक्वस सॉल्ट लिया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड सेल में वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू अपन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं। कभी कभी ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। और कभी कभी ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के या ऑब्टेन करने के काम में लिए जाते हैं, तब उन्हें अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे। अभी जो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी करवाएंगे और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, यहां पर जो एक कंटेनर है उसमें मैंने जिंक लिया है, बेसिकली डैनियल सेल में ऐसा ही करते हैं, जिंक लिया है और उसे डिप किया है एक्वस सॉल्यूशन किसके, ZnSO4 के। यहां पर कॉपर लिया है और कॉपर को डिप किया है CuSO4 में, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और इस हिस्से को अपन एनोडिक हाफ कहेंगे। इस हिस्से में रिडक्शन होगा और इस हिस्से को कैथोडिक हाफ कहेंगे। अब ये किसने डिसाइड किया कि जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जहां रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे, ये IUPAC ने डिसाइड किया। अगर आपको कभी कोई पूछे कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है तो आपको ऐसे आंसर देना है कि जहां ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड कौन सा होता है, जहां रिडक्शन हो। अपन को ऐसे नहीं देना है कि ये प्लस का होता है माइनस का होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे। तो डैनियल सेल में एनोड जो होता है वो जिंक होता है, कैथोड जो होता है वो कॉपर होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे
अपन कह सकते हैं सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक हाफ में इलेक्ट्रोलाइट लिया CuSO4, दूसरे में लिया ZnSO4। इस पर्टिकुलर टाइप के सेल में बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कैथोड के आगे प्लस लगाते हैं। जब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे उसमें एनोड प्लस का होगा और कैथोड माइनस का होगा, लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, एनोड वो है स्ट्रक्चर जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो है जहां रिडक्शन होता है। ठीक है, ये परमानेंट है चाहे दोनों सेल हो। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शंस देखते हैं। तो यहां जिंक जो है, क्योंकि वो एनोड है या ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराते समय इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो Zn जो है वो Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहां जाएंगे जहां पर Cu+2, ये कहां से आया, जो यहाँ CuSO4 का जो सॉल्ट है जिसका एक्वस सॉल्यूशन है वो Cu+2 को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लेगा और Cu ये कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जिंक डिसॉल्व होने लगेगा और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन है, ये एनोडिक हाफ, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो रिडक्शन हुआ, वो एनोडिक हाफ और ये कौन सा हो जाएगा, कैथोडिक हाफ। नेट सेल रिएक्शन अगर अपन को देखनी होगी तो कैसे लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन, देखो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन अपन कट कर देंगे। ठीक है, ये Zn की जगह Zn लिख दिया, Cu+2 की जगह Cu+2 लिख दिया, इधर Zn+2 इधर Cu, तो ये नेट सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू दीज रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। देखो Z इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे इस हिस्से में पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इस हिस्से में नेगेटिव आयन बढ़ने लगेगा। कहने का मतलब है कि चार्ज थोड़ा इम्बैलेंस होने लगेगा। और ये जो प्रोसेस जो अभी चल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पर जा रही, बहुत देर तक हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जब यहाँ पर जैसे जैसे Zn+2 आयन बनने लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस खींचने लगेंगे। यहाँ धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। तो अपन को इनको न्यूट्रलाइज करने की नीड है, और इसे करने के लिए क्या लिया जाता है, सॉल्ट ब्रिज लिया जाता है। सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का मतलब दो जनों को कनेक्ट करना, और सॉल्ट मतलब यहां पर कोई एक्वस सॉल्यूशन भरेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको अभी अपन देखते हैं। अभी के लिए डैनियल सेल यहां तक आप नोट कीजिए, ये वाला हिस्सा एनोडिक हाफ है, ये कैथोडिक हाफ है, या Zn में डिप होता है, या CuSO4 में डिप होता है। इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन शो करेगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है। ये नेट सेल रिएक्शन है। कुछ और भी पॉइंट है इससे रिलेटेड, अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। देखो जो अभी डायग्राम था उस डायग्राम को आप ओपन कर लीजिए वापस, नहीं तो आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए उसे रफली और फिर उससे अच्छे से समझिएगा। देखो उस डायग्राम में एक बीच में, दोनों कंटेनर के बीच में एक यू शेप की एक ट्यूब बन रखी है, वो ट्यूब होती है सॉल्ट ब्रिज। उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो देखो अपन ने पहले से इलेक्ट्रोलाइट लिए दो, एक CuSO4 एक ZnSO4। CuSO4 में आयन कौन से है, Cu+2 और SO4-2, और ZnSO4 में कौन सा है, Zn+2 और SO4-2। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसमें ना तो Cu+2 होना चाहिए, ना Zn+2 होना चाहिए, ना SO4-2 होना चाहिए। तो देख इस पर्टिकुलर केस में अपन KCl, KNO3, NH4Cl, NaNO3 कुछ भी ले सकते हैं। और वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर अगर अगर करके एक सब्सटेंस होता है, और उस सब्सटेंस को अपन क्या करते हैं, उस सब्सटेंस में ये इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। अब ये क्या काम करता है, तो एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होता है वो मेंटेन करता है दोनों हाफ की, जो कि मैंने अभी बताया था कि एक टाइम के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे न्यूट्रल करने के लिए काम करेगा। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस तरफ नेगेटिव आयन आएंगे, उसे न्यूट्रल कर देंगे। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज से वो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये इंटरनल सेल सर्किट को भी कंपेयर करता है, कंप्लीट करता है। कैसे, देखो यहां बाहर से क्या हो रहा है, एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और वो कहां जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। लेकिन इधर से इधर चार्ज फ्लो तो हो ही नहीं रहा, तो वो फ्लो करवाने का काम भी कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। इट डजंट अलाउ सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ माइग्रेट फ्रॉम वन हाफ टू अनदर हाफ। दोनों कंटेनर को अलग भी रखता है और इधर से इधर जो उनके खुद के इलेक्ट्रोलाइट है जैसे Zn SO4 को CuSO4 के साथ मिक्स नहीं होने देता। नेक्स्ट एक अपनी बुक में एक लाइन लिखी हुई है,
कि इफ बोथ इलेक्ट्रोड, उसे मान लो कि ये एक कंटेनर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए अपन ने और दोनों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर रखा है, डिप कर रखा है। ऐसे केस में सॉल्ट ब्रीच की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो आपको सॉल्ट ब्रीच को 2 लंबी लाइन से डिनोट करना है। उसके इस तरफ, ठीक है, अपन को एनोड को डिनोट करना है, इस तरफ अपन को कैथोड को डिनोट करना है। तो Zn किस में डिप कर रखा था, Zn+2, और Cu किस में डिप कर रखा था, Cu+2। सॉल्ट ब्रीच के इस तरफ भी अपन को इलेक्ट्रोलाइट और इस तरफ भी इलेक्ट्रोलाइट वाला आयन लिखना है। अगेन Zn किस में डिप कर रखा है, Zn+2, Cu किस में डिप कर रखा है, Cu+2, और दोनों को सॉल्ट ब्रीच से कनेक्ट कर देंगे। इस तरफ अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव आयन, इस तरफ क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन। इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, 1.1 वोल्ट। अब ये कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करना है, वो आज ही के वीडियो में अपन समझते हैं कि 1.1 कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहां पर अपने बुक में ये डैनियल सेल दे रखा है, ऊपर डैनियल सेल बना हुआ है, नीचे 2-3 केस बनाए हुए हैं, जिसमें डैनियल सेल के बाहर एक और एक्सटर्नल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक और सर्किट बना रखा है। अब उससे रिलेटेड 3 केस है। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल से कम हो तब डैनियल सेल पे क्या इफेक्ट होगा, बराबर हो तब क्या इफेक्ट होगा, और वो एक्सटर्नल पोटेंशियल डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल से ज्यादा है तो क्या इफेक्ट होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि कम होने पर क्या होगा। तो कम होने पर वही होगा जो जनरली डैनियल सेल में होता है। इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो करेंगे, या इलेक्ट्रोड नहीं लिखना है, या इलेक्ट्रॉन लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो करेंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, Zn से Cu की तरफ। ऐसा क्यों, Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वो ट्रेवल करते हुए कहाँ चले जाएंगे, Cu के पास। हैंस करंट फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, Zn से Cu की तरफ, ठीक है। और अपन करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मतलब चार्ज के हिसाब से मानते हैं। इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो Zn से Cu की तरफ जा रहे हैं, तो अपन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे, Cu से Zn की तरफ। यही वजह अपन Cu को कौन सा टर्मिनल ले रहे हैं, प्लस टर्मिनल, और Zn को कौन सा ले रहे हैं, माइनस। कैथोड को इसीलिए प्लस का लिया जाता है इधर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में, और एनोड को क्या लिया जाता है, माइनस का लिया जाता है। जब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो उनमें ये पोलैरिटी उल्टी होगी, एनोड को प्लस का लेंगे, कैथोड का नेगेटिव लेंगे। Zn क्या होगा, धीरे धीरे Zn+2 में कन्वर्ट होता ही जा रहा है, तो वो डिसॉल्व हो रहा है। और जो अपन ने Cu वाला पार्ट था जिसमें CuSO4 में डिप कर रखा था, तो वहां CuSO4 के जो Cu+2 है वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, Cu में, इलेक्ट्रॉन गेन कर करके। तो Cu डिपोजिट होने लगेगा कैथोड पर, जबकि एनोड पर जो जिंक है वो डिसॉल्व होने लगेगा। मतलब वहां कम हो रहा है एनोड पर और कैथोड पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर होगा तो ये इसको अपोज कर देगा, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से भी ज्यादा है तो ये उल्टा केस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से कहां की तरफ फ्लो करेंगे, जिंक की तरफ फ्लो करेंगे। इस केस में Zn के ऊपर डिपोजिशन होगा और कॉपर जो होगा वो डिसॉल्व होगा। बेसिकली ये जो 2 काम है ये उल्टे हो रहे हैं। जनरली ऐसे अपने आप ऐसा नहीं होना चाहता, अपने आप इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो Zn से Cu की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये अपने आप नहीं होगा, और अपन अपने आप करा भी नहीं रहे। अपन ने क्या किया, अप्लाई किया एक्सटर्नल पोटेंशियल, वो भी सेल पोटेंशियल से ज्यादा। तो इस केस में जो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहला रहा है, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर हो जाएगा। इसे अपन बाद में और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि यहाँ करंट अपन खुद पास करवा रहे हैं। इन दिस केस करंट जो होगी फ्लो करेगी Zn से किसकी तरफ, Cu की तरफ। तो ऐसे केस में अपन Zn को क्या लेंगे, प्लस का, और Cu को क्या लेंगे, माइनस का। यही तो मैंने बोला था, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो Zn प्लस का होगा और Cu माइनस का होगा। देखो इस प्लस माइनस में अपन को पढ़ना ही नहीं है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड, ठीक है। अब अपन को देखो नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये पता करना है कि सेल पोटेंशियल ये 1.1 वोल्ट कैसा है। तो अगर शॉर्ट में बताए तो सेल पोटेंशियल 1.1 कैसे आता है कि जो एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपको उसे माइनस करना है। एग्जैक्टली
कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से माइनस करने। अब क्वेश्चन उठता है उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खुद क्या होता है, वो निकालते कैसे हैं, और कैथोड को पहले एनोड को माइनस में, ये सब क्या है, ये सब समझना है। तो वो अपन सब समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर था जिसमें अपन ने Zn डिप कर रखा था। अब Zn क्या कर रहा था, धीरे धीरे क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है। क्या बना रहा है, Zn+2। तो यहाँ बाहर की तरफ प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अंदर कौन ज्यादा हो रहा है, माइनस चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से इसके और इसके बीच में एक क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, मतलब चार्ज में फर्क आ रहा है, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक ऐसे कैसे, आप कॉपर वाले की तरफ देखिए, यहाँ पर कॉपर डिप कर रखा है किसके अंदर, CuSO4 के अंदर। तो धीरे धीरे यहाँ Cu+2 जो है वो कहाँ जा रहा है, कॉपर में डिपोजिट हो रहा है, मतलब कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है। तो यहाँ से प्लस चार्ज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो यहाँ माइनस होता जाएगा, और यहाँ अंदर क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। अब यहां पर भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा, उसे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो चारों तरफ है उसके बीच में एक चार्ज सेपरेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय अपन स्टैंडर्ड कंडीशन रखें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट थे उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी लेनी है, टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना है। ऐसे केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब सारी सिचुएशन स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी। दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और फिर अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP शॉर्ट में लिखा हुआ है। जहां रिडक्शन हो रहा है उस तरफ रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाए। जैसे यहाँ एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसे अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसे रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इन पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं, पहले आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो अपने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, जब उन्हें स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस टर्म को वापस समझते हैं, अच्छे से सुनना। जो एनोड होगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो अपन कराते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ये एनोड वाला सेल था, हाफ था, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। कौन से आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे, और वो पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ बनने लगेंगे। Zn+2 में कन्वर्ट होगा, Zn+2 जैसे जैसे बनेगा यहाँ बाहर प्लस आएगा, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में कैसा होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। हियर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपेयर में इलेक्ट्रोड कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर होता है तो इसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब उस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट कैसे करेंगे, मतलब अपन को क्या पता चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है या रिडक्शन की, इसे अच्छे से समझना आप। तो देखो पोटेंशियल जो होता है उसे अपन किससे लिखते हैं, ई से, ठीक है, वी से भी लिखते हैं, अभी अपन यहां पर ई लिखते हैं, और नीचे सिंबल लिखना है, उस इलेक्ट्रोड का नाम लिखना है जिसका अपन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं, और उसे उसी फॉर्म में लिखना है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के फॉर्म में। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं Zn पहले लिख रहा हूं, Zn+2 बाद में लिख रहा हूं, तो देखो Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, बाद में क्या बन रहा है, Zn+2, 0 से +2 होना बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में लिखे गए, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखे गए। तो ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है, पर कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही मैं अगर Zn+2 पहले लिखूं और Zn बाद में लिखूं तो यहां पर पहले कैसा चार्ज है, +2, बाद में Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है रिडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इधर भी ई है इधर भी ई है, तो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों जिंक के हैं,
लेकिन इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसे रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो कैथोड के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने से क्या होगा, बाहर जो Cu+2 है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, Cu में। तो बाहर की तरफ प्लस चार्ज कम होगा, अंदर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां अपन लिख रहे हैं एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है सॉल्यूशन के कंपेयर में, और वो पोटेंशियल क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। सिंबल मैं बता चुका हूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये Ag का है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये बताओ आप ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है रिडक्शन, कैसे पता करेंगे। तो Ag के ऊपर चार्ज देखो प्लस, इधर Ag के ऊपर चार्ज देखो 0, प्लस से 0 बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। जैसे मान लो मैं ऐसे कहता हूं कि Br माइनस से Br, तो Br के ऊपर चार्ज है -1, इधर Br के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो -1 से 0 हो रहा है। -1 से 0 होना बढ़ना होता है, और बढ़ रहा है तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जबकि ये वाला पोटेंशियल कौन सा था, रिडक्शन पोटेंशियल था, क्योंकि यहाँ प्लस से क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। अगर ये ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं ये घट रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये ऊपर जो नंबर लिखे हुए ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और पोटेंशियल तो ई को कहते ही है। नीचे जो फॉर्म लिखी हुई है वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में या रिडक्शन के फॉर्म में, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के फॉर्म में तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो अभी तक अपन देख चुके हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड उसे अपन क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे। यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी। अगर कोई करंट अपन नहीं ले रहे उस सेल से तो फिर ऐसे केस में जो पोटेंशियल होगा उसे ईएमएफ कहेंगे। फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, ओपन सर्किट होता है तो उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। क्लोज सर्किट होता है तो उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज की जगह तो वर्ड यूज कर रहा है सेल पोटेंशियल, और ऐसे यूज कर रहा है ईएमएफ। कैसे निकालेंगे ई सेल, तो राइट हैंड साइड में जो ई लिखा होता है ये राइट हैंड साइड हो गई, और ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अपन जब ऐसे लिख रहे हैं तो अपन क्या होगा कि ये कैथोड वाली साइड है, और कैथोड वाली साइड को राइट मानेंगे, और इस तरफ वाली ऐसे साइड कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड। तो एनोड वाली साइड तो लेफ्ट होती है, कैथोड वाली साइड कौन सी हो जाएगी, राइट। IUPAC ने ये डिसाइड किया कि पहले अपन राइट हैंड साइड वाला पोटेंशियल लिखेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला। इसका मतलब पहले कैथोड का पोटेंशियल लिखेंगे फिर एनोड का पोटेंशियल लिखेंगे। अगर यही सेल पोटेंशियल मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने बताई थी, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 केल्विन, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए 1 मोलरिटी। ऐसे केस में अगर सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, जब मैं ई कैथोड और ई एनोड के पोटेंशियल पुट कर रहा हूं तो मुझे कौन से पोटेंशियल लेना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से लेना है, कैथोडिक पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है यहां पर, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो देखो ऐसे नहीं करना है कि एनोड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है एनोड के लिए, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ऐसे नहीं। IUPAC ने डिसाइड किया कि चाहे आप कैथोड की जगह वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख रहे हो, चाहे एनोड की जगह लिख रहे हो, वो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये किसने बोला, IUPAC ने। तो चाहे कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुट करो चाहे एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुट करो, वो हमेशा कौन सा पुट करना, आपको रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। इसका मतलब जब जिंक का लिखना है चाहे कॉपर का लिखना है, उसे कौन से वाले इस्तेमाल करेंगे, ये वाले इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही केस में, जिंक के केस में भी कॉपर के केस में भी। हाँ, जिंक एनोड की जगह इस्तेमाल हो रहा है, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब यहाँ एनोड की जगह पुट करेंगे तो कौन सा वाला पुट करना, अपन को रिडक्शन ही पुट करना है। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने अभी सिखाया है। जो नीचे सिंबल लिखे हुए हैं ई के नीचे, पहले जो सिंबल लिखा हुआ है बाद में जो सिंबल लिखा हुआ है, उसके चार्ज देखकर आप डिसाइड करो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, घट रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अपन क्या चाहते हैं कि ऐसा दिया हुआ हो जिसमें घट रहा हो, इसका मतलब अपन रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहते हैं, और वो ही यहां पर पुट करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लो कि जैसे मैं ऐसे दे दूं, ए से A+ बनना है
और मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल मैं दे दूं 0.2 वोल्ट, मान लेते हैं समझने के लिए। तो A से A प्लस बन रहा है, तो ये तो नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल जो मेरे को दे रहा है क्वेश्चन में वो कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पुट करते समय तो मुझे रिडक्शन चाहिए, क्योंकि IUPAC ने कहा कि आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, तो अगर रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है तो आप वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। जैसे अभी मैं इस एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है वही यूज करनी है, बस उसका साइन चेंज कर देना है। अगर पहले से प्लस में तो माइनस में कर देना है, माइनस से प्लस में कर देना है। ऐसा कब करना है, जब न्यूमेरिकल करते समय अपन को कैथोड या एनोड दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। क्यों, क्योंकि अपन को सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है कैथोड और एनोड दोनों जगह। अगर ऑक्सीडेशन वाली दे दे तो भी अपन उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो ऑक्सीडेशन में वैल्यू दे रखी है वैल्यू वही लिखेंगे, बस उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी फॉर्म में होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही होने चाहिए। यहां तक क्लियर। अब बात, जैसे डैनियल सेल है तो डैनियल सेल के लिए E0 सेल, और जो यहां पर अपने कैथोड की जगह कौन सा था, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, एनोड की जगह कौन सा था, जिंक वाला इलेक्ट्रोड। तो मैंने यहाँ पर कॉपर वाला पहले लिखा है या जिंक वाला बाद में लिखा है, लेकिन गौर करने वाली बात है दोनों को इस फॉर्म में लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, Cu+2 से Cu, Zn+2 to Zn। ऐसे क्यों, क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही इस्तेमाल करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये तो अपन समझ गए कि E0 सेल निकालना। अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि वो अभी अपन लिखा था ना डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट होता है सेल पोटेंशियल, वो आया कहां से, तो फॉर्मूला तो अपन सीख गए। अब प्रॉब्लम है इसकी और इसकी वैल्यू कहां से लो। तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम क्या है उसको समझना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में अपन जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो सिर्फ एक कंटेनर देखते हैं, जिसमें एक कंटेनर है, एक इलेक्ट्रोड उसके सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। लेकिन अपने पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो सिर्फ एक कंटेनर में जो एक इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है उसका पोटेंशियल मेजर कर सके। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। उसका मेजर करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है। अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किसी एक इलेक्ट्रोड का होता है। तो अब कैसे करें, देखो इसे वापस समझते हैं। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें खाली एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका पोटेंशियल कितना, तो वो मैं नहीं देख सकता। मैं तभी देख पाऊंगा जब मैं यहां पर एक और कंटेनर लूंगा, एक और इलेक्ट्रोड, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। लेकिन फिर जो पोटेंशियल आएगा वो तो क्या होगा, सेल पोटेंशियल होगा। मुझे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना है कि वो कितना होता है। तो वो करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि ऐसा करो कि जैसे मान लो मुझे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप अपन कॉपर वाला इलेक्ट्रोड ले लेंगे और दूसरी तरफ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे स्टैंडर्ड, और उसके रेस्पेक्ट में अपन कॉपर का भी निकालेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में अपन जिंक का निकालेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में निकालने का मतलब जब कॉपर की वैल्यू निकालेंगे तो एक तरफ कॉपर रखेंगे, एक तरफ वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखेंगे। जब जिंक की वैल्यू निकालनी होगी तो एक तरफ जिंक रखेंगे और एक तरफ वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखेंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही निकलेगा, लेकिन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा उसको पोटेंशियल अपन असाइन कर देंगे 0, कि भाई उसका पोटेंशियल कितना है, 0। तो इसका तो 0 होगा, और जिसका अपन निकाल रहे हैं उसका निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इस केस में मान लो जैसे कि यहां पर मैंने लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड और यहां पे मान लो मैंने कॉपर वाला ले लिया। अब इस केस में मैं ईएमएफ निकाल लूंगा। मान लो ईएमएफ आता है 0.34, कितना आता है 0.34। तो ये वैल्यू किसकी होगी, कॉपर की ही मानूंगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि रेफरेंस वाले का तो क्या मान रख चुका हूं मैं, 0 मान चुका हूं। तो क्या लिखा है, सो वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइंड 0। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लेंगे, 0। तो जब एक तरफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा और एक तरफ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होगा तो उस केस में जो ईएमएफ निकल रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, किसका, दूसरे वाले का। ऐसा क्यों, क्योंकि रेफरेंस का तो अपन क्या असाइन कर चुके हैं, 0 असाइन कर चुके हैं। और कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन लेंगे, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन उठता है ये होता कैसा है, तो जैसा ये डायग्राम दिख रहा है ऐसा होता है।
इसमें एक कंटेनर होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा, इसमें देखो एक प्लेटिनम का वायर है और नीचे वो कनेक्टेड है प्लेटिनम की फॉइल से जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम पाउडर है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लेटिनम का वायर। और फिर अपन क्या करेंगे, एक ट्यूब होगी और इसके अंदर क्या पास कराएंगे अपन, हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन उठता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, प्लेटिनम क्यों लिया। तो देखो याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको इलेक्ट्रोड समझाए थे तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक जो करंट पास करते हैं और साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि डैनियल सेल के जिंक और कॉपर थे। और एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना, करंट पास करना। इनका इस्तेमाल कब करते हैं, जनरली तब करते हैं जिस सब्सटेंस को अपन इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो अपन को इलेक्ट्रोड किसका बनाना चाहिए, हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन तो गैस होती है। इसलिए यहां पर एक वायर लेंगे प्लेटिनम का जो करंट पास करने के लिए काम करेगा, लेकिन पास अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह, यहां रिएक्शन कौन देगा, हाइड्रोजन रिएक्शन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्शन देगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लेकिन करंट तो गैस में तो ऐसे ले नहीं सकता, तो मैंने एक वायर ले लिया। ये वायर रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, प्लेटिनम अपन सब जानते हैं बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो प्लेटिनम वायर पे जब अपन हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे और इसे डिप करेंगे HCl के अंदर। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं, उसका कारण अभी समझा चुके हैं कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब क्या लिए स्टैंडर्ड कंडीशन, देखो जो हाइड्रोजन गैस पास करा रहा हूं वो 1 बार पे करवा रहा हूं, जो यहां पर सॉल्यूशन लिया है HCl का वो 1 मोलरिटी का लिया है, और जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे तो अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेंगे। ठीक है, तो ये SHE हो जाएगा। तो SHE के अंदर एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो कि बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और उसके नीचे एक प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड फॉइल होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किस में होगा, 1m HCl में होगा, और हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। या इलेक्ट्रोलाइट किसका लिया है, हाइड्रोजन का, गैस कौन सी पास करा रहे हैं, हाइड्रोजन, तो रिएक्शन कौन देगा, हाइड्रोजन, इसलिए कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम क्यों लिया, वो सिर्फ करंट पास कराएगा और इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। इसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, प्लेटिनम और हाइड्रोजन। प्लेटिनम इसलिए लिखा क्योंकि ये करंट पास करा रहा है, हाइड्रोजन क्योंकि ये रिएक्शन देगा। इसे किस में डिप किया था, HCl में। HCl में हाइड्रोजन का कौन सा आयन होता है, H+, तो ये सिर्फ मतलब SHE वाली तरफ का हाफ जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसे जिसके साथ जोड़ेंगे उसका भी रिप्रेजेंटेशन लिख के बीच में 2 लाइनें खींच देंगे तो पूरा सेल पोटेंशियल हो जाएगा। ये अभी आधा हाफ का सेल वो रिप्रेजेंटेशन है। रिएक्शन क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो आएगी वो क्या करेगी, H+ देगी और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। इसकी उल्टी रिएक्शन भी लिख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब SHE का इस्तेमाल करके कैसे अपन जिंक का पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे अपन कॉपर का निकालेंगे, वो अपन समझते हैं। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन SHE का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, जिंक का पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक तरफ अपन लेंगे SHE। ठीक है, SHE को हमेशा लेफ्ट साइड में ही लेंगे, मतलब एनोड की जगह ही लेंगे, और दूसरी साइड में अपन जिंक वाला कंटेनर लेंगे जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 है, और दूसरी तरफ अपन ने SHE ले लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, SHE का रिप्रेजेंटेशन अभी देखा, प्लेटिनम H2 H+, जिंक का अपन जानते हैं Zn+2 से Zn। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है अपन। और अगर ऐसे कैसे कॉपर का करना है तो इस तरफ SHE, इस तरफ कॉपर वाला ले लेंगे। ठीक है, Cu+2 से Cu लिख दिया। हाफ रिएक्शन, H2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। जिंक क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, जिंक बना देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, H2 से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना देगा। जब यहाँ EMF निकालेंगे तो इसका माइनस का आएगा, इसका प्लस का आएगा। EMF प्लस का आना चाहिए, माइनस के आने का क्या मतलब, तो प्लस के आने का मतलब है कि ये सही है, इसमें सच में SHE में जो हाइड्रोजन है कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, ये अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ माइनस आने का मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जिंक एक्चुअल में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा।
लेकिन अभी अपन इधर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो जो अपनी वैल्यू आई है इसमें माइनस की आएगी, इसमें किसकी आएगी, प्लस की आएगी। जो भी आएगी वैल्यू वो अपन नोट कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ये कहलाएगा जिंक का, ये कहलाएगा किसका, कॉपर का। कोई तकलीफ नहीं इसमें। और ये दोनों वैल्यू जो आ रही है ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। कौन सी वैल्यू आ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की आ रही है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं, ये अपनी बुक में दे रखा है। अब अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जिंक वाले के लिए बता रहा हूँ, ये तो आपको पच जाएगा। अब जिंक वाला कोई कहेगा सर ये नेगेटिव वेगेटिव समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ऐसे अपन जोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका ई सेल निकाला, किसका, ऊपर वाले केस में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये अपन ने लिया ई कैथोड और माइनस क्या लिया, ई एनोड। अगर अपन एक्चुअल में देखें तो या एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा, ये मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है सही। तो जिंक जो है वो अपन जानते हैं किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन सा होता है, एनोड होता है। और हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। और इसकी जब वैल्यू आएगी वो आएगी 0.76। कितनी आएगी, 0.76। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अपन को कितना लेना है, 0। ये माइनस हो गया, मुझे इसका निकालना है, तो ये वाला माइनस जब मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। पर अपन को करना क्या है इसका, ठीक है। अपन को तो सिर्फ ये लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में इस पैटर्न में अपन लिख देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो वैल्यू खुद देगा तो अपन उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो जब अपन को ऐसे लिखने को कहे तो अपन को हमेशा इस तरफ कौन सा लिखना है, SHE। इस तरफ जिस इलेक्ट्रोड का निकालना है उसको लिख देंगे। रिएक्शन SHE की यही लिखेंगे, दूसरे वाले की हमेशा ही अपन रिडक्शन के पैटर्न में लिखेंगे। ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये वैल्यू अब जैसे एग्जाम में बोर्ड के हिसाब से सिर्फ ये दो का ही पूछेंगे तो इनकी याद कर लेंगे। इतना याद रखना, SHE के रेस्पेक्ट में जो निकाली गई वैल्यू है ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही होगी। अब आ जाते हैं वापस डैनियल सेल के लिए। तो डैनियल सेल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये अपन पहले ही देख चुके थे। अब मेरे पास इन दोनों की वैल्यू भी आ गई है। तो कॉपर वाले की वैल्यू आई 0.34, पुट कर दी, माइनस की जगह माइनस। और इसकी वैल्यू Zn की कितनी आई है, माइनस 0.76, ये भी पुट कर दी। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा टॉपिक आपको न्यूमेरिकल के पैटर्न में कैसे दे सकते हैं। हाँ, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन भी है, मैंने लिख दी। इलेक्ट्रोड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, सिर्फ वो क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्शन होने के लिए और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन करवाते हैं, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्लेटिनम और गोल्ड के इलेक्ट्रोड होंगे तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही बिहेव करेंगे। क्यों बिहेव करेंगे, क्योंकि वो क्या नहीं करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, ये मेन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखे या न्यूमेरिकल के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखे तो देखो अपन को एक रिएक्शन दे रखी है, नेट सेल रिएक्शन, और दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है। अब कह रहा है कि इस रिएक्शन में एनोड कौन है, कैथोड कौन है। हाफ सेल रिएक्शन लिखो, दोनों हाफ की, मतलब एनोड हाफ की, कैथोड हाफ की। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेल का पोटेंशियल निकालो। तो देखो सबसे पहला काम अपन को करना है कि एनोड और कैथोड पता करने के लिए अपन को यह देखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है वो कौन से दे रखे हैं, रिडक्शन दे रखे हैं या ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन दे रखे हैं तो अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन दे रखे हैं तो उसे भी रिडक्शन में बदल देंगे। तो देखो ये +2 से क्या हो रहा है, 0, +2 से 0 होना, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। लेकिन यहां देखो Ag से Ag प्लस बन रहा है, Ag के ऊपर कुछ नहीं 0, Ag प्लस के ऊपर 1, 0 से +1 होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। मुझे तो क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो क्या करूंगा, इसको पहले तो रिडक्शन के फॉर्म में लिख दूंगा और फिर इसकी वैल्यू का साइन चेंज कर दूंगा, माइनस का था प्लस का कर दिया, ठीक है। इधर तक हो गया। फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अपन दोनों को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, दोनों स्टैंडर्ड है। जिसका ज्यादा होगा वो हमेशा कैथोड, जिसका कम होगा वो क्या होगा, एनोड, ठीक है। अब बताओ इसमें से ज्यादा किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये 0.34 है, ये 0.80 है, Ag की ज्यादा है, इसका मतलब Ag जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है।
जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा वाला एनोड की तरह। और ज्यादा पता करने से पहले बस इतना याद रखना, जो दो वैल्यू दे रखी है वो दोनों वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होनी चाहिए। नहीं है तो साइन चेंज करके अपन बना लेंगे। अब हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। हाफ सेल रिएक्शन पहले लिखेंगे अपन एनोड वाली। कौन सी लिखेंगे, एनोड वाली, ठीक है। एनोड पर क्या होता है अपन जानते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एनोड कौन है, कॉपर। कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Cu से क्या बनेगा, Cu+2 और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर अपन लिखेंगे कैथोड की। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। कौन गेन करेगा, Ag का आयन। Ag अपन जानते हैं Ag+ होता है। Ag+ तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बना लेगा, लेकिन यहाँ से 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन के आगे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब इन दोनों को एक बार वापस ऐड करके देखते हैं क्या वही रिएक्शन आ रही है जो क्वेश्चन में दे रखी थी कि नहीं दे रखी थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ बच गया कॉपर, यहाँ बच गया 2Ag+2 और यहाँ पर क्या बच गया Cu+2 और यहाँ क्या बच गया 2Ag। देखो सेम टू सेम रिएक्शन आ रही है, तो मतलब अपने हाफ सेल रिएक्शन सही लिखी। अब सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, 2 लंबी लाइन से क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। इस तरफ एनोड को लिखेंगे, इस तरफ कैथोड को लिखेंगे। एनोड कौन सा था, कॉपर, तो ये लिया अपन ने कॉपर और इसको डिप करा दिया किसमें, Copper+2 में। और इस तरफ लेंगे Ag+ और इसको डिप करा देंगे, मतलब Ag को डिप करा देंगे इसके अंदर, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ भी आयन लिखना है, इस तरफ भी आयन लिखना है। ये एनोड है माइनस का, ये कैथोड है प्लस का। अब क्वेश्चन उठता है सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, Ag, तो ये लिखा Ag+Ag। यहां जब लिखते हैं तो सिंबल इस फॉर्म में लिखना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिखे, माइनस Cu+2 से Cu। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 0.80। अभी भी अगर कोई कहे सर माइनस की थी, और माइनस की तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी, अपन ने उसको चेंज करके रिडक्शन में कन्वर्ट किया। माइनस कॉपर की कितनी दे रखी है, 0.34, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसके साथ अपने आज का वीडियो पूरा होता है, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन नर्न्स्ट इक्वेशन करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।